नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हम लोग अध्ययन करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों को जानने के बाद तब हम लोग टॉपिक पर आएंगे। और टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे कि जो प्रश्न है टीजीटी एंड पीजीटी में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या होगा? तो भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी। आकृति यानी स्वरूप, फॉर्म की बात है। विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि विज्ञान क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन ही विज्ञान है। तो पृथ्वी के जो स्वरूप हैं, यानी पृथ्वी के स्वरूप, तो पृथ्वी के कौन से स्वरूप? स्थल के स्वरूप, यानी भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है, लिथोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। और आप देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में भी दोनों में ये सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्थल मंडल दिया हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये भौतिक भूगोल की प्राथमिक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है? पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, कि पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्थल मंडल का अध्ययन भूगोल में किसके अंतर्गत किया जाता है? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन भौतिक भूगोल में भी किसके अंतर्गत? तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब बात आती है कि भू आकृति विज्ञान से आप समझते क्या है, या भू आकृति विज्ञान में आप किसका अध्ययन करेंगे? तो भू आकृति विज्ञान में स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। और भू आकृति विज्ञान कहेंगे किसे? तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक भूगोल की प्राथमिक शाखा, जिसमें पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान में आपको ये पता चला कि किसके स्थल स्वरूप की बात होगी? स्थल मंडल के स्थल स्वरूप की बात होती है। स्थल मंडल के स्थल स्वरूप की बात हो रही है। तो स्थल मंडल का जो भी स्थल स्वरूप है, आखिर वो कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं जिनका जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं? कुछ बेसिक चीज़ें जानना पड़ेगा आपको। यानी आपको ये पता चला कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, इस स्थल मंडल के अंतर्गत जो भी टोपोग्राफी पाई जाती है, जो भी टोपोग्राफी को हिंदी में आप स्थलाकृति कहते हैं। स्थलाकृति, तो स्थल मंडल के अंतर्गत जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। प्राइमरी टोपोग्राफी, सेकेंडरी टोपोग्राफी
एंड टर्शियरी टोपोग्राफी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे नोट करेंगे प्राथमिक स्थलाकृतियाँ, द्वितीयक स्थलाकृतियाँ। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्राथमिक स्थलाकृतियाँ हैं, कौन कौन सी द्वितीयक स्थलाकृतियाँ हैं और तृतीयक, टर्शियरी, तृतीयक स्थलाकृतियाँ। तो प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक स्थलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, तो प्राथमिक स्थलाकृतियों में महाद्वीप को शामिल किया जाता है। किसको शामिल करते हैं? महाद्वीप को, और ओशियन, महासागर को शामिल करते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि हम लोग टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका है उसमें थ्योरी सेक्शन के साथ साथ हम लोग मैपिंग सेक्शन की भी चर्चा करेंगे। वर्ल्ड और इंडिया का जो मैपिंग सेक्शन है उसको भी हम लोग, क्योंकि थ्योरी और मैप दोनों का जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा आपको, तब टॉपिक की और समझ आपकी होगी। तो जिन लोगों के पास एटलस अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एटलस भी आप लोग खरीद लेंगे या ओपन कर लेंगे। जिस दिन एटलस की क्लास होगी मैपिंग सेक्शन की, उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं स्थल मंडल के बारे में, कि स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है और भू आकृति विज्ञान में स्थलाकृतियों का ही क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। तो ये जो प्राथमिक और द्वितीयक स्थलाकृतियाँ, तृतीयक स्थलाकृतियाँ हैं, तो प्राथमिक स्थलाकृतियों में आप देख रहे हैं कि महाद्वीप और महासागर को सम्मिलित किया जा रहा है। वही द्वितीयक जो स्थलाकृतियाँ आप देखेंगे, द्वितीयक स्थलाकृतियाँ, तो द्वितीयक स्थलाकृतियों में हम लोग शामिल करते हैं पर्वत, पठार, मैदान और झील। भ्रंश को भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। भ्रंश, फॉल्ट का जो निर्माण होता है वो भी सेकेंडरी टोपोग्राफी के अंतर्गत आता है। अब तृतीयक जो स्थलाकृति आप देख रहे हैं, तृतीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत घाटियां एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियां, घाटियां एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियां, ये किसके अंतर्गत है? टर्शियरी टोपोग्राफी के अंतर्गत, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यानी पृथ्वी पे जो भी स्थलाकृतियां निर्मित हो रही हैं, इन स्थलाकृतियों का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत किया जा रहा है। और स्थल मंडल का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक भूगोल की प्राथमिक शाखा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। अब आपको यह समझना है कि आखिर ये प्राथमिक, द्वितीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। पृथ्वी में मूवमेंट, संचलन हो रहा है। तो आखिर पृथ्वी में जो संचलन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आगे आपको एक टॉपिक अर्थ मूवमेंट, भू संचलन, एक टॉपिक आपको अलग से मिलेगा, भू संचलन। तो भू संचलन टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वहाँ पर कि भू संचलन दो प्रकार के संचलन है, एक इंडोजेनेटिक मूवमेंट और एक एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। एक संचलन मिलेगा आपको इंडोजेनेटिक मूवमेंट, इंडोजेनेटिक मूवमेंट, और दूसरा आपको मिलेगा एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। तो इंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट यानी अंतर्जनित भू संचरण और बहिर्जनित भू संचरण। तो अंतर्जनित और बहिर्जनित भू संचरण हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का तात्पर्य है कि आप जो प्राथमिक और द्वितीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति देख रहे हैं, कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक जो स्थलाकृतियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति का संबंध इंडोजेनेटिक मूवमेंट से है, यानी अंतर्जनित भू संचलन से है। यानी आंतरिक क्षेत्र में जो बल कार्य कर रहा है, आंतरिक
क्षेत्र में जो बल कार्य कर रहा है अंतर्जात बल, वह कारण बन रहा है प्राथमिक और द्वितीयक स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए। वही तृतीयक जो स्थलाकृति आप देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति का संबंध एक्सोजेनेटिक मूवमेंट बहिर्जनित भू संचलन से है, बहिर्जनित भू संचलन से है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृतियां, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अंतर्जनित भू संचरण या अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियां और बहिर्जनित भू संचरण के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत किया जाता है। अब बात आती है कि स्थल मंडल है क्या, लिथोस्फीयर आप कहेंगे किसे। ये तो आपको क्लियर हुआ कि पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियाँ पाई जा रही है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो स्थलाकृतियाँ हैं इनका अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग करेंगे। और स्थल मंडल का अध्ययन आपको ये जानकारी हुआ किसके अंतर्गत, तो स्थल मंडल का अध्ययन हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और ये भी आपको क्लियर है, पहली क्लास है तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और धीरे धीरे आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके क्लास मिस कर रहे हैं तो वीडियो को बाद में ज़रूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब लिथोस्फीयर स्थल मंडल कहते किसे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है क्या। तो अगर आपको स्थल मंडल की बात किया जाए कि लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहेंगे किसे, तो अभी हम लोग टॉपिक पे भी आते हैं। आप जानते होंगे कि पृथ्वी के बाद सतह से सेंटर की जाने पे 3 परतें आपको मिलती हैं। सबसे ऊपरी जो परत है उसको आप क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट को हिंदी में आप भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी या भूपटल से भी कहते हैं, या इसे पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो गहराई लगभग 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक गहराई। तो जो भूपर्पटी जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट को आप स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर। यानी स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है, स्थल मंडल का तात्पर्य आंतरिक परतों के भूपर्पटी से, यानी सबसे ऊपरी परत से है स्थल मंडल का तात्पर्य। गहराई पृथ्वी के बाद सतह से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल को लिया जाता है। तो अब आपको ये पता चला कि स्थल मंडल कहते किसे हैं। दूसरी चीज कि स्थल मंडल का अध्ययन किस में करेंगे हम लोग, और भू आकृति विज्ञान में जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम लोग जो सिलेबस में दिया हुआ आपका पीजीटी टीजीटी में, तो टीजीटी में डायरेक्ट चट्टान टॉपिक भी दिया हुआ, लेकिन अर्थ इंटीरियर को जब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, तब इससे आगे टॉपिक आपका जुड़ेगा। तो जो हम लोग टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी स्थल मंडल के अंतर्गत आपको अर्थ इंटीरियर नोट करेंगे। अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यानी इसमें हम लोग पहले बेसिक थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिससे अभी हमने बताया आपको क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर पे इसलिए बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहली क्लास पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, तो सबको ध्यान में रख कर चलना है, ताकि अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी है तो उसे भी कोई दिक्कत न हो। जैसा कि हमने बताया आपको कि 3 परतें हैं। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर हो जाए, फिर हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं आंतरिक संरचना पर पृथ्वी की। जैसा कि हमने बताया कि सबसे ऊपरी परत को आप किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती जो परत है उसको आप किस नाम से जानते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं।
आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये बहुत ही बेसिक मैं बात कर रहा हूँ। और 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, जैसे बताया क्रस्ट का विस्तार 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, और 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर, बाह्य कोर, यानी इसमें 2 परतें भी मिलेंगी आपको, कोर का विस्तार है। यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल की प्रधानता होती है। मेंटल में सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। कोर में निफे, निकिल और लोहा, निफे की प्रधानता पाई जाती है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता रहे हैं। और क्रस्ट को जैसे कि 2 भाग में अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट को यदि आप 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे आगे इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर को, क्रस्ट को 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, मेंटल को 2 भाग में डिवाइड करिए, कोर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जो आप क्रस्ट देख रहे हैं, क्रस्ट, तो क्रस्ट को जब 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इसे आप अपर क्रस्ट कह सकते हैं, यानी ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। फिर उसके बाद मेंटल को 2 भाग में, अपर मेंटल, अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल, कोर को 2 पार्ट में, आउटर कोर और इनर कोर, आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। यानी क्रस्ट को ही आपने 2 भाग में अलग अलग डिवाइड किया, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अब यदि इसी क्रस्ट को, जो ऊपरी क्रस्ट आप देख रहे हैं, निचला क्रस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। टीजीटी, पीजीटी में अक्सर यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, ये क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, पूछा भी है कि ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन सी संरचना अलग करती है। तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से जो संरचना अलग करती है, इसे कोनोरड असांतत्य के नाम से जानते हैं। कोनोरड असांतत्य, कोनोरड असांतत्य के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी गहराई पर विचार कर लेंगे, पृथ्वी के बाह्य सतह से 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक यहाँ कर दीजिए, 100 किलोमीटर कर दीजिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल और 2900 किलोमीटर की गहराई तक लोअर मेंटल का विस्तार कर दीजिए। फिर आउटर कोर और इनर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर और 6371 किलोमीटर यह आंतरिक कोर। गहराई के आधार पर परतों का विभाजन आप देख रहे हैं। और अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो संरचना अलग करे उसको कोनोरड असांतत्य कहा जाता है। कोनोरड वैज्ञानिक का नाम है। असांतत्य का अर्थ क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी यहाँ पर है कि असांतत्य है क्या। तो असांतत्य है क्या, समझेंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ 2 प्रकार की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। ऐसा क्षेत्र जहां 2 प्रकार की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर जो आप पढ़ते देख रहे हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो आप जानते हैं कि ये पूरा क्रस्ट का भाग है, ये पूरा आप जानते हैं किसका भाग है, क्रस्ट का। फिर ये पूरा भाग आप किसका जान रहे हैं, मेंटल का। और ये पूरा भाग कोर का आप जान रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब
अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से जो संरचना अलग करी उसे आप किस नाम से जान रहे हैं? कोनोरॉड असंतत्य के नाम से जान रहे हैं। तो असंतत्य का हमने अर्थ बताया कि ऐसा क्षेत्र जहां दो प्रकार की विशेषता, ऐसा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहां दो प्रकार की विशेषताएं एक साथ मिल रही हैं, ऐसा क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो प्रकार की विशेषताएं एक साथ मिले। तो दो प्रकार की विशेषताओं का मतलब क्या हुआ? दो प्रकार की विशेषताओं का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्रस्ट मेंटल कोर जो आप देख रहे हैं उसमें क्या पाए जा रहे हैं, उसमें यहाँ पे समझेंगे, वहाँ पर रॉक्स, चट्टानें पाई जा रही हैं, रॉक्स, चट्टान। और चट्टान कहते किसे हैं? तो खनिजों के मिश्रण को ही चट्टान कहते हैं, यानी चट्टान में खनिज पाए जाते हैं। तो क्रस्ट में जो चट्टानें हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, तो चट्टानों की रासायनिक विशेषताएं, यानी कि अपर क्रस्ट की रासायनिक विशेषता और लोअर क्रस्ट की जो रासायनिक विशेषताएं हैं इस क्षेत्र में एक साथ पाई जा रही हैं। समझ रहे हैं? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की रासायनिक विशेषताएं एक साथ कहाँ मिल रही हैं? इस क्षेत्र में मिल रही हैं। तो यह क्षेत्र क्या कर रहा है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि ऊपरी भूपर्पटी या ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन सी संरचना अलग करती है? तो आप बताते हैं कोनोरॉड असंतत्य। तो कोनोरॉड असंतत्य क्या कर रहा है? ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से विभाजित कर रहा है, अलग कर रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे तो जरूर प्रश्न आया हुआ है। हम भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पहले बहुत से ऐसे टॉपिक हैं आपको जो कंप्लीट करने हैं। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि 7 डेज आपकी फ्री क्लासेस होंगी, 7 डेज फ्री क्लासेस होंगी। टाइमिंग 10 बजे से है। 7 डेज फ्री क्लासेस होंगी। 7 डेज के जिसको एडमिशन लेना होगा, नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पे आप कॉल करेंगे, एडमिशन प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा, फीस भी कितनी है उतनी वो भी पता चल जाएगी। लेकिन 7 डेज आप वीडियो भी देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होगा। अभी तो ये शुरुआत है और एक से बढ़कर एक टॉपिक आपको अच्छे से, जो भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं अभी तक क्लियर है वो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अभी आप बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आंतरिक संरचना पर हम टॉपिक पर आते हैं। तो कि बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहती हैं तो टॉपिक में आपकी पकड़ और मजबूत होती है, टॉपिक में इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होता है। तो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ये आपको समझ में आ गया कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की जो संरचना है उसको कौन सी संरचना अलग करती है? तो कोनोरॉड और सांतत्य। अब हम लोग इसी प्रकार अलग अलग परतों की बात करेंगे और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बाद आप देख रहे हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को आप देख रहे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि लोअर क्रस्ट को, निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से जो संरचना अलग करती है उसे किस नाम से जानते हैं? जैसे अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को संरचना को आपने क्या कहा है? कोनोरॉड असंतत्य। उसी प्रकार लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को जो संरचना अलग करती है उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे भी नोट करेंगे, उसे कहते हैं मोह असांतत्य। किस नाम से जानते हैं? मोह असांतत्य। असांतत्य जो वर्ड है ये बार बार असांतत्य वर्ड आपके देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को जो संरचना अलग करी किस नाम से जानते हैं? मोह असंतत्य। यानी यहाँ और यहाँ की विशेषताएं एक साथ मिल रही हैं। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो संरचना अलग कर रही है उसको रिक्ति असांतत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिक्ति असांतत्य। उसी प्रकार लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो संरचना अलग करती है उससे बोलते हैं गुटेनबर्ग असांतत्य। गुटेनबर्ग असांतत्य। आउटर कोर और इनर कोर को जो संरचना अलग करती है उसे बोलते हैं लेहमन, लेहमन असांतत्य। यानी आपको ये पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं उन पृथ्वी की आंतरिक परतों का विभाजन में भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं अलग करती हैं। फिर हम एक बार तेजी से रिवीजन करते हैं। कोनोरॉड असंतत्य किसे अलग कर रहा है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से। मोह असंतत्य किसे अलग कर रहा है? लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से। फिर रिक्ति असंतत्य किसे अलग कर रहा है? अपर मेंटल को लोअर मेंटल से।
फिर गुटेनबर्ग अशांत तत्व किससे अलग करा, लोअर मेंटल को आउटर कोर से, लेहमन अशांत तत्व आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। ये आपको कुछ जानकारी हुई कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे चल के आपको देखने को भी मिलेंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आप देख रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये क्रस्ट मेंटल कोर की बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है कि आखिर क्रस्ट मेंटल कोर किस अवस्था में पाए जाते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर का घनत्व क्या है, घनत्व की क्या स्थिति होती है, क्रस्ट का क्या घनत्व है, मेंटल का क्या घनत्व है, कोर का कितनी डेंसिटी होती है, किसकी अधिक डेंसिटी होती है, कोर की अधिक होती है कि क्रस्ट की डेंसिटी अधिक होती है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है क्रस्ट मेंटल कोर, उसके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है कि आंतरिक संरचना की विशेषताएं क्या है और आंतरिक संरचना का स्वरूप क्या है। वहाँ पर हम लोगों को अध्ययन करने के लिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, कुछ पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए आपको दो स्रोत का सहारा लेना पड़ेगा। कितने स्रोतों का? आंतरिक संरचना का अध्ययन दो स्रोत के आधार पर हम लोग करेंगे। तो नोट करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन दो स्रोत के आधार पर, एक अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत। और अप्रत्यक्ष स्रोत जो आप देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत घनत्व पर आधारित अध्ययन हम लोग करेंगे। नोट करेंगे, घनत्व पर आधारित अध्ययन, डेंसिटी। इसके बाद प्रेशर, दाब पर आधारित अध्ययन, प्रेशर, दाब पर आधारित अध्ययन, और उसके बाद टेम्परेचर, तापमान पर आधारित अध्ययन, टेम्परेचर, तापमान पर आधारित अध्ययन। तो घनत्व, दाब, तापमान पर आधारित अध्ययन किया गया, तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिली। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी है, कंप्लीट जानकारी डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं मिली, और इसलिए आगे चलकर विद्वानों के द्वारा प्रत्यक्ष स्रोत को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया? प्रत्यक्ष स्रोत को। और प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर जो अध्ययन किया गया, वह अध्ययन किया गया भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र के अंतर्गत भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन। तो भूकंपी तरंगों पर जो आधारित अध्ययन किया गया, वह किसके अंतर्गत है? प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत। और अप्रत्यक्ष स्रोत में आप देख रहे हैं घनत्व, दाब और तापमान। ऐसा नहीं है कि अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर जो अध्ययन किया गया, यहाँ से जानकारी आंतरिक संरचना के विषय में नहीं मिली, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी जानकारी मिली, लेकिन कंप्लीट जानकारी नहीं मिलने के कारण जो है भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन किया गया, जो वर्तमान में ये मान्य भी है। तो रिसेंट वीक के अनुसार जो है डायरेक्ट स्रोत जो है आपका सोर्स है भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन करने से पहले घनत्व, दाब और तापमान पर आधारित अध्ययन हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि घनत्व, दाब और तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व, दाब और तापमान, तीन चीज़ों को आपने देखा। उसके आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि आंतरिक संरचना के विषय में क्या जानकारी मिलती है, या विद्वानों के अनुसार आंतरिक संरचना के विषय में किस प्रकार अध्ययन किया गया, ये हम लोग देखेंगे। तो आइए आंतरिक संरचना के विषय में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर,
तो हमने बताया आपको अप्रत्यक्ष स्रोत। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में तो हेडिंग आप देना चाहें तो दे दीजिए अप्रत्यक्ष स्रोत। और अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने बताया जैसे सबसे पहले आपको डेंसिटी, घनत्व, घनत्व पर आधारित अध्ययन। तो घनत्व पर जो आधारित अध्ययन है, इस पे अगर हम लोग बात करें घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर, तो जैसे कि हमने बताया अभी आपको चर्चा किया कि पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में 3 परतें आपने देखा। सबसे पहले तो आपने देखा क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। अभी हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि सबसे ऊपरी परत को आप क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत मेंटल और तीसरी परत कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर जो आप देख रहे हैं, तो विद्वानों के अनुसार ये देखा गया जो आप क्रस्ट देख रहे हैं, क्रस्ट का औसत घनत्व निकाला गया। समझने का प्रयास करेंगे क्रस्ट का औसत घनत्व। तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है ये निकाला गया। तो क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से लेकर 3.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब निकाला गया। यानी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? 2.8 से 3.2। जबकि ये देखा गया विद्वानों के द्वारा कि क्रस्ट का जहां औसत घनत्व 2.8 से 3.2 है, वहीं पृथ्वी का औसत घनत्व निकाला गया। किसका औसत घनत्व? नोट करेंगे सभी लोग, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व। जब बेसिक चीजें आपकी क्लियर होती हैं तो टॉपिक में जब डेप्थ में आप जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत का आपने अध्ययन किया तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जब तक आप पूरा जियोग्राफी नहीं समाप्त करेंगे तब तक ये आपका टॉपिक चलता रहेगा। यानी हर टॉपिक, पहला टॉपिक अंतिम टॉपिक से जुड़ा रहता है। और बच्चा लोग क्या करता है? बच्चा लोग केयर करते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ लेता है तो ये सोचता है कि जियोग्राफी कंप्लीट हो गया या अन्य सब्जेक्ट जो आप अध्ययन करते हो वो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं, जब तक सभी सेक्शन, पूरे टॉपिक, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के भी जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, हिस्ट्री के लिए भी संपर्क जरूर करेंगे। इसके पांडे सर हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, टीजीटी, पीजीटी। हमने जैसा कि बताया था सोशल साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट भी उपलब्ध है, तो आप इच्छुक हो जरूर आप कॉल करेंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विषय पढ़ रहे हैं आप, तो विषय पूरा पढ़िए, पूरा अध्ययन करिए, तब जाके, जैसे बच्चा बोल देता है कि ज्योग्राफी कभी कभी समझ में नहीं आती है, कभी कोई बच्चा बोलता है, तो ज्योग्राफी, जैसे आपने कहा कि भूगोल नहीं समझ में आ रहा है, तो भूगोल नहीं समझ में आ रहा है तो आपने बोल दिया भूगोल नहीं समझ में आ रहा है, तो भूगोल पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। अब भूगोल पढ़ने के लिए भूगोल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट को आपको अध्ययन करना होगा, तब जाकर आपका भूगोल, तब आप कहेंगे कि भूगोल नहीं समझ में आए तो बात बनती है। लेकिन आप 1-2 टॉपिक पढ़ने से ही आपको अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि भूगोल नहीं समझ में आ रहा है, तो वो दिक्कत में आ जाएंगे, वो टॉपिक कभी आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से लिंक होता है, जुड़ा होता है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो उस टॉपिक में नहीं समझ में आते हैं, वो टॉपिक में जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ समझ में आता है? वो अगला टॉपिक जब क्लियर होता है तब। यानी आगे आने वाला जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करता है। हाँ, लेकिन जब आप सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे तभी आपका इंटरलिंक होगा, टॉपिक्स बाय टॉपिक आपका जुड़ा होगा और आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जैसा कि हमने बताया, आप देख भी रहे हैं कि क्रस्ट का औसत घनत्व विद्वानों के अनुसार कितना निकाला गया? 2.8 से 3.2। जबकि विद्वानों के अनुसार ये कहा गया कि जबकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना आप देख रहे हैं? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो विद्वानों के अनुसार ये कहा गया कि जब क्रस्ट, अब देखिए, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से 3.2 है, जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व
5.5, 5.5 अब देख रहे हैं। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला विद्वानों के अनुसार कि कहीं ना कहीं जब क्रस्ट का औसत घनत्व आप देख रहे हैं इतना है, पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है, तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि क्रस्ट से मेंटल से कोर की ओर जाने पर, क्रस्ट से मेंटल से कोर की यानी पृथ्वी की बाह्य सतह से जब आप सेंटर की ओर जा रहे हैं, कोर की ओर जा रहे हैं, तो डेंसिटी घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया? घनत्व के आधार पर आता है, घनत्व में वृद्धि। किसके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया विद्वानों ने? इसी औसत घनत्व के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर डेंसिटी में वृद्धि होती। अब इसके आधार पर जो अध्ययन किया गया, तो आप देख रहे हैं कि डेंसिटी में वृद्धि होती है, तो सबसे अधिक डेंसिटी में वृद्धि आपको कहाँ मिल रही है? कोर में मिल रही है। कोर का डेंसिटी सबसे अधिक आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी की बाह्य सतह से जब केंद्र की ओर आ रहे हैं तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा? कोर में होगा। दूसरी चीज, सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम क्रस्ट में घनत्व सबसे कम होगा। इसके अकॉर्डिंग अभी तक ये आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब ये घनत्व में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, या घनत्व में वृद्धि का रेट क्या है, दर क्या है, ये अभी आपको क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि जब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से 3.2 है, और इसी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया विद्वानों के अनुसार कि पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर डेंसिटी में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। लेकिन ये घनत्व में वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण आगे चलकर विद्वानों के अनुसार जो है प्रेशर, दाब पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। किसको? दाब पर आधारित अध्ययन। तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमने बताया सबसे पहले कि घनत्व पे आधारित अध्ययन, आपको ये समझ में आया। अब घनत्व पे आधारित अध्ययन के बाद हम लोग बात करेंगे दाब पर आधारित अध्ययन की। दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार, विद्वानों के अनुसार क्या कहा गया कि घनत्व में वृद्धि होने का रीजन क्या है। तो अभी आपको ये पता चला कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में घनत्व किसका अधिक होगा। घनत्व पे आधारित अध्ययन के अनुसार आपको ये पता चला कि कोर का घनत्व सबसे अधिक होगा। तो जब कोर का घनत्व अधिक है, लेकिन ये घनत्व में वृद्धि का रेट क्या है ये क्लियर नहीं है। फिर अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत घनत्व के बाद हमने बताया था आपको दाब, प्रेशर, दाब पर आधारित अध्ययन। तो दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार क्या कहा गया, ये देखिए। अभी हमने बताया आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर की जो बात हो रही है, तो हमने बताया आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर जो आप देख रहे हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में है क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर में चट्टानें पाई जाती हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर में क्या है? चट्टानें हैं, रॉक्स, चट्टानें हैं। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में जो चट्टानें आप देख रहे हैं, इन चट्टानों में आप देखेंगे किसके आधार पे आप अध्ययन कर रहे हैं? दाब पर आधारित अध्ययन। तो जो चट्टान है, तो चट्टान में ये बताइए कि भार होगा कि नहीं होगा। चट्टान में भार होगा, वेट होगा, वजन होगा। और क्रस्ट, मेंटल, कोर में क्या पाया जा रहा है? चट्टान। तो चट्टान में यदि भार है, तो इस चट्टान में जो भार है, इस भार की उपस्थिति के कारण प्रेशर, दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? दाब, प्रेशर लगेगा। तो चट्टानों में उपस्थित जो भार है, तो चट्टानों के भार के कारण जो दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इस दाब में वृद्धि होने के कारण ही डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। यानी पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर जो घनत्व में वृद्धि हो रही है, घनत्व में वृद्धि होने का कारण दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार क्या कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या पाई जा रही है? चट्टानें पाई जा रही हैं। और इन चट्टानों में भार के कारण जो दाब लग रहा है, इस दाब में, प्रेशर में
वृद्धि होने के कारण ही डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन फिर ये कहा गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक इलास्टिसिटी लिमिट होती है, प्रत्यास्थ सीमा होती है, यानी एक सीमा तक ही आप प्रेशर लगा सकते हैं, दाब लगा सकते हैं। एक सीमा के बाद आप अगर अधिक दाब लगा रहे हैं तो एक सीमा के बाद कहीं ना कहीं पदार्थ का स्वरूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, पदार्थ टूट सकता है। तो फिर विद्वानों के अनुसार कहा गया कि आखिर क्या कारण है कि डेंसिटी में वृद्धि हो रही है बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर। तो विद्वानों के अनुसार कहा गया कि चट्टानों के भार के कारण जो दाब लग रहा है, प्रेशर जो लग रहा है, उसकी वजह से घनत्व में वृद्धि नहीं होती है। घनत्व में वृद्धि होने का कारण क्या है? इन्होंने बताया कि क्रस्ट में जो आप जानते हैं कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सीआर, सिलिका और एल्युमिनियम। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। कोर में क्या पाया जाता है, निफे, निकिल और लोहा, आयरन, निफे। सम्मिलित रूप से आप निफे कहते हैं, उसे सीमा और सियाल। तो सियाल, सीमा और निफे, ये कहा गया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में जो तत्व पाए जाते हैं, सियाल, सीमा और निफे, ये जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, क्यों होती है वृद्धि? तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। यानी और निकिल और लोहा, निकिल लोहा कहाँ पाए जा रहे हैं, कोर में पाए जा रहे हैं निकिल और लोहा। और निकिल लोहा भारी तत्व, चुंबकीय प्रधान तत्व भी आते हैं, ये कहा जाता है इनको चुंबकीय प्रधान तत्वों में भी शामिल किया जाता है। तो निकिल और लोहा, ये जो भारी जो तत्व हैं, ये कहाँ पे हैं, कोर में है। इसलिए डेंसिटी किसकी अधिक है, कोर की। यानी आपको ये जानकारी हुआ घनत्व और दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार कि पृथ्वी की बाह्य सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होने का मुख्य कारण है पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाए जाने वाले तत्वों की प्रधानता के कारण। और निकिल और लोहा चूंकि कोर में पाए जाते हैं, इसलिए कोर का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है, और क्रस्ट का घनत्व कम है। यानी तीनों परतों में सबसे कम घनत्व किसका, क्रस्ट का। इसका और आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर अधिक होगी, सोचिए डेंसिटी अधिक होगी तो मास भी अधिक होगा। अगर आयतन स्थिर है, डेंसिटी और मास का सीधा संबंध होगा। डेंसिटी में वृद्धि होगी तो मास द्रव्यमान में वृद्धि होगी। और डेंसिटी अधिक किसकी है, कोर की, और डेंसिटी कम किसकी है, क्रस्ट की। यानी यहाँ की जो रासायनिक विशेषताएं, यानी यहाँ पे जो चट्टानें हैं, यहाँ पे चट्टानों का घनत्व क्या है, कम है, और यहाँ पर चट्टानों का घनत्व अधिक है। यानी भारी चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी, जो भारी चट्टानें हैं जिसका मास अधिक है, भारी चट्टानें कहाँ मिलेंगी, भारी चट्टानें आपको कोर में मिलेंगी। और कोर की अपेक्षा हल्की जो चट्टानें हैं, यानी जो खनिज हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको, क्रस्ट में मिलेंगे। अब ये तो बात आपको क्लियर है कि पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो घनत्व में वृद्धि किस कारण से हो रही है, ये भी आपको क्लियर है, तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण। और निकिल और लोहा कहाँ पाया जाता है, कोर में, इसीलिए कोर का घनत्व अधिक है। लेकिन अभी भी आपको ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये जो घनत्व है, घनत्व जो बढ़ रहा है बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर, क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर की ओर जाने पर, तो ये घनत्व में वृद्धि का रेट क्या है, दर क्या है। यानी घनत्व, ये तो क्लियर है कि घनत्व में वृद्धि हो रही है, लेकिन घनत्व में वृद्धि का रेट क्या है, दर क्या है, अभी आपको ये क्लियर नहीं है। तो घनत्व में वृद्धि का दर क्या है, ये अभी डिसाइड नहीं है। इसीलिए आगे चल के किसको महत्व दिया गया, भूकंप शास्त्र पर आधारित भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन किया गया अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे, तो वहाँ आपको इसका रेट पता चल जाएगा, दर पता चल जाएगा भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन के अनुसार कि वास्तव में क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर की ओर जाने पे घनत्व में ये जो वृद्धि हो रही है, ये घनत्व में वृद्धि
का दर क्या है, किस दर से घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है तो क्लियर है, लेकिन किस रेट से, किस दर से घनत्व में वृद्धि होती है अभी ये आपको क्लियर नहीं है। तो आगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी भूकंपीय तरंगों पर आधारित जब हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपको जानकारी मिली है, अभी तक आपको ये जानकारी मिल गई कि अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर घनत्व दाब पर आधारित अध्ययन जो हम लोगों ने किया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी आपको कराते हैं। घनत्व पे जो आधारित अध्ययन है, ध्यान से सुनेंगे। घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार क्या कहा गया कि क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से 3.2, जबकि वहीं पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। देखिए, बेसिक चीजें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सोचेंगे कि जल्दीबाजी में अध्ययन कर लें और क्वेश्चन रट कर एग्जाम पास कर लें, तो ऐसा असंभव है। हो सकता है क्वेश्चन रट के आप एग्जाम पास भी कर ले जाएं, लेकिन जब सिस्टम में आप जाएंगे तब भी आप कमज़ोर रहेंगे। कहीं ना कहीं वो टीस आपके अंदर रहेगी कि हमने कभी अध्ययन अच्छे से नहीं किया। तो अध्ययन और करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और हर व्यक्ति वो सफल है जो ज्ञानी है। नॉलेज आपके पास है तो आप सफल हैं, और नौकरी तो आपको झक मार कर आपको मिलेगी, नौकरी तो मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, घनत्व पे जो आधारित अध्ययन है और दाब पर आधारित अध्ययन, इसके अनुसार आपको कुछ जानकारी मिली। हमने कहा कि आंतरिक संरचना का अध्ययन टॉपिक कंप्लीट कब होगा। हालांकि वास्तव में कंप्लीट की बात अगर करें तो पूरा जियोग्राफी पढ़ेंगे आप तो वहाँ भी मिलेगा आपको, बार बार पृथ्वी की संरचना से कुछ टॉपिक आपको जुड़ाव मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट होगा कब, जब दोनों स्रोत का आप अध्ययन कर लेंगे तब, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं तो यहीं पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने दो स्रोत आपको डिवाइड किया, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो जब दोनों स्रोत का आप अध्ययन कर लेंगे तब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम आगे आने वाले टॉपिक पर विचार करते हैं। तभी ये आपका पहला जो टॉपिक चल रहा है ये और आपको समझ में आता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले अध्ययन किया घनत्व पर आधारित अध्ययन, डेंसिटी। दूसरा आपने अध्ययन किया प्रेशर, दाब पर आधारित अध्ययन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे तापमान पर आधारित अध्ययन। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत किस पे आधारित अध्ययन, नोट करेंगे टेम्परेचर, तापमान पर आधारित अध्ययन। अब तापमान पर जो आधारित अध्ययन किया गया है, इसके आधार पर आंतरिक संरचना के विषय में क्या जानकारी मिलती है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, क्रस्ट, मेंटल कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर हमने बताया कि 3 परतें आपको मिलती हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, मध्यवर्ती परत को मेंटल और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये आपको क्लियर यहां तक बात। अब देखिए, पृथ्वी की बाह्य सतह से, पृथ्वी की बाह्य सतह से जब आप सेंटर की ओर जाते हैं, पृथ्वी की बाह्य सतह से जब आप सेंटर की ओर जाते हैं, कोर की ओर जाते हैं, तो तापमान में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है, टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में जो वृद्धि होती है, यानी पृथ्वी की बाह्य सतह से जब आप सेंटर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, जो आप देख रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर में वृद्धि होने का दर क्या है, तो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है वो प्रति 100 मीटर पर, प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। किस दर से वृद्धि होती है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर पर।
लेकिन ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी आपसे कि आंतरिक परतों में तापमान में वृद्धि का कारण क्या है। तो तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान में वृद्धि का कारण है प्रेशर, दाब और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों के विखंडन के कारण ऊष्मा जनरेट होती है। तो रेडियो एक्टिव तत्व, प्रेशर, दाब की उपस्थिति के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? दाब और रेडियो एक्टिव तत्वों का पाया जाना आंतरिक परतों में। और तापमान में वृद्धि का रेट क्या है, दर क्या है? प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन तापमान में जो वृद्धि आप देख रहे हैं, तापमान में वृद्धि समान दर से न होकर, बल्कि ये जो तापमान में वृद्धि होती है ये असमान दर से होती है। असमान दर से तापमान में वृद्धि होती है। यानी ये जो तापमान में वृद्धि हो रही है किस दर से हो रही है? असमान दर से तापमान में वृद्धि हो रही है। असमान दर का मतलब क्या है? असमान दर का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर कहीं तापमान में वृद्धि होती है तो कहीं तापमान में कमी होती है। यानी तापमान में वृद्धि का रेट समान नहीं है, कहीं तापमान अधिक हो रहा है, कहीं तापमान कम हो रहा है। और मेंटल की जो आखिरी सीमा है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो टेम्परेचर है, लगभग आप ये मान के चलिए कि 3000 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर अधिक हो जाता है। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर अधिक हो जा रहा है मेंटल की सीमा तक। विद्वानों के अनुसार ये भी कहा गया कि आखिर जब ये मेंटल की सीमा तक टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ 100 किलोमीटर की गहराई तक देखेंगे यहाँ भी तापमान अधिक है, फिर उसके बाद तापमान कम होता है, तो क्रस्ट मेंटल कोड, तो ये देखा गया कि अगर तापमान में वृद्धि है लेकिन तापमान में वृद्धि असमान दर से हो रही है, ये ध्यान आपको रखना है। तो तापमान में जो वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि होने के कारण आखिर क्या कारण है कि क्रस्ट ठोस अवस्था में पाया जाता है, मेंटल भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। आखिर वो रीजन क्या है कि तापमान अधिक होने के बावजूद भी क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में कैसे पाए जाते हैं, जबकि इनको कहीं न कहीं लिक्विड स्टेज में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ये सॉलिड स्टेज में कैसे है जबकि तापमान अधिक है। जबकि नियम क्या कर रहा है कि पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर के जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से हो रही है। या कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रति 32 मीटर पर कितना डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस पूछा हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है आपका। अब ठोस, क्रस्ट और मेंटल कैसे है? तो क्रस्ट और मेंटल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसका रीजन क्या है ये हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई ए पदार्थ है और ये जो ए पदार्थ है ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और ये ठोस अवस्था में कब तक है? ये ठोस अवस्था में तब तक है जब तक उस क्षेत्र का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर है? 500 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया कि 500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर आपने अधिक कर दिया, तापमान में आपने वृद्धि किया। तापमान में वृद्धि जैसे ही आपने किया ये पदार्थ गलना प्रारंभ किया। अब ये पदार्थ जो ठोस अवस्था में था 500 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये गलना प्रारंभ करेगा। लेकिन आपने क्या किया कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ सिर्फ तापमान में वृद्धि आपने नहीं किया, बल्कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ इस पदार्थ पर ऊपर से आपने प्रेशर में भी वृद्धि कर दिया, दाब में भी वृद्धि कर दिया। एक तरफ तो तापमान आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इस पदार्थ पर दाब में भी क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। और जैसे ही आपने दाब में वृद्धि किया, इस पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक क्षमता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
तो तापमान अधिक होने के बावजूद भी ये पदार्थ किस अवस्था में बना रहेगा? ठोस अवस्था में बना रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक होने के बावजूद भी दाब अधिक लगने के कारण इस पदार्थ के गलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यानी जितना आपने तापमान बढ़ाया है उससे कहीं और अधिक तापमान चाहिए इस पदार्थ को लिक्विड स्टेज में, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि होने के कारण, मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि क्यों हो रही है? दाब में वृद्धि होने के कारण। तो दाब का पदार्थ के गलनांक से, दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध है। दाब में वृद्धि होगी तो पदार्थ की गलने की जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलने की क्षमता में और वृद्धि होगी, और गलने की क्षमता में वृद्धि होने का मतलब कि तापमान और अधिक बढ़ाएंगे आप, तब जाके वो पदार्थ सॉलिड स्टेज से लिक्विड स्टेज में परिवर्तित होगा। यही कारण है कि क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यानी प्रेशर लगने के कारण, और प्रेशर कैसे लग रहा है? चट्टानों के भार के कारण ही दाब लगता है, और उस दाब अधिक होने के कारण उस क्षेत्र में तापमान अगर अधिक भी है तो ये पदार्थ ठोस अवस्था में बने रहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल आपको ये जानकारी हुआ कि ठोस अवस्था में पाए क्यों जाते हैं, ये आपको पता चला। लेकिन आगे चलकर विद्वानों के अनुसार ये देखा गया कि क्रस्ट मेंटल जो आप देख रहे हैं, इस क्रस्ट मेंटल में, क्रस्ट और मेंटल जो आप देख रहे हैं, इस क्रस्ट मेंटल में और बायकोर में और भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे जो मेंटल है, आगे चलकर आप देखेंगे जब भूकंपीय तरंगों पर आधारित अध्ययन करेंगे तो क्रस्ट और मेंटल, मेंटल का विस्तार जैसा कि हमने बताया आपको कि 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। तो 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई में आगे चल के देखेंगे इसी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल? दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, दुर्बल मंडल। लेकिन ये जो एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल है, इस दुर्बल मंडल के विषय में अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर जानकारी नहीं मिली। अब देखिए इसी मेंटल में आपको दुर्बल मंडल भी मिल रहा है, जिसके बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर नहीं प्राप्त हो रही है। वहीं जो कोर है, कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर ये तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। जबकि आंतरिक कोर जो है ये ठोस या जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। तो इसकी भी पुष्टि अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर नहीं हो पा रही है। तो यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत जो हम लोगों ने डेंसिटी पे आधारित अध्ययन किया, प्रेशर पर आधारित अध्ययन किया, टेम्परेचर पे आधारित अध्ययन किया, तो इस DPT यानी डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन के अकॉर्डिंग जो भी आपको जानकारी मिली वो कंप्लीट जानकारी अभी आंतरिक संरचना के विषय में आपको नहीं मिली है। तो कंप्लीट जानकारी न मिलने के कारण ही आगे चलकर किसको महत्व दिया गया? प्रत्यक्ष स्रोत को महत्व दिया गया। और प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय तरंगों पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। तो आज का जो टॉपिक आपका था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है, लेक्चर फर्स्ट आपका है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों पर आधारित अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा। तो आज हमने क्लास आपकी स्टार्ट कर दिया है। 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, टाइम और आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे ध्यान से और समझेंगे